क्विक मनी की क्या टिप्स हैं आपके पास? क्विक मनी का तरीका है कि आप अपनी इनकम बढ़ा लो, पैसा कमाओ, कमा के उसको इन्वेस्ट करो और फिर पैसे से पैसा बनाओ, तो पैसा अपने आप बोलेगा। पैसा कमा सकते हैं तो उसका कुछ है, कोई तरीका है आपके पास? बहुत तरीके हैं। एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है फायर। ये जो फायर टर्म है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, कि आपकी डिक्शनरी में क्या ये एग्जिस्ट करता है और क्या ये बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है? अगर आपको वो अचीव करना है, पैसिव इनकम 45 तक आपके पास बिल्कुल आपकी सैलरी बराबर आने लगे, तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए जो 25 से ही व्यक्ति करने लगे? कुछ आपकी सेफेस्ट रिटर्न होनी चाहिए, रिस्क फ्री। अगर हम 4 स्लैब बना लें कि 6, 9, 12, 15 के स्लैब है, 6% के स्लैब में क्या है आपके पास में बैंक में FDR है या डेट फंड्स हैं 6-7% वाले, 9-10 वाले में क्या पोर्टफोलियो में है गवर्नमेंट। ज़्यादातर लोग आज के समय में सर 50,000 सैलरी और 60,000 खर्चे वाले हैं। वो खुद इन चीज़ों को बताते हैं हमें कि हमारा तो मतलब यही हाल है, हम तो क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं। कर्ज लेके घी पीना चाहते हैं तो फिर आपके ऊपर है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरी सैलरी का कितना % तो मुझे सेव करना ही करना चाहिए? आपको कम से कम 50% इनकम जो आपकी है वो आपकी डिस्पोजेबल होनी चाहिए फॉर सेविंग्स एंड फॉर EMIs। 40% पर्सनल लोन लोग लेकर के घूमने जा रहे हैं, 1 हफ्ते की वेकेशन और 2 साल तक उसकी EMI भरते रहो। आपने होम लोन लेके मकान बनाया वो अलग बात है, आपने पर्सनल लोन लेके आपने घूमने चले गए वो अलग बात है। हाँ। क्योंकि जब होम लोन लेके आप मकान बनाते हैं तो आपके पास में असेट क्रिएट हो रही है, आप असेट की फंडिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि यूरोप और अमेरिका में मंदी आई तो इंडिया में भी उसकी भले ही हल्की आहट सुनाई देगी, पर सुनाई देगी। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? मुझे अगर 5 करोड़ चाहिए अगले 20 साल में, तो वो कैसे संभव होगा? मैंने एक घर बना लिया, अब अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप दूसरा घर इसलिए बना रहे हैं कि मैं उससे रेंटल इनकम कमा लूंगा या कमा लूंगी, तो मैं उसकी सलाह नहीं देता। हमें से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई स्कीम टैक्स बचाने के लिए जरूर खरीदी है। टैक्स सेविंग की जरूरत है, इसलिए मुझे क्या किसी स्कीम में जाना चाहिए या नहीं? अगर मुझे 20 साल ही अपनी लड़की के लिए सेविंग करनी है, बच्ची के लिए, तो क्या सुकन्या समृद्धि के ऊपर मैं 20 साल तक म्यूचुअल फंड को रखूं? क्या वो गारंटीड है म्यूचुअल फंड में रिटर्न आएगा ही आएगा? नहीं। कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना तो गारंटी है, आएगा ही आएगा। क्रिप्टो को क्या बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हैं? उधर क्या देखना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, 500 रुपए भी नहीं डालने हैं क्या? क्रिप्टो की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उसके सोर्स का नहीं पता। मतलब जिसके सोर्स का किसी को नहीं पता तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई कॉमन मिस्टेक ऐसी है जो मोस्टली पोर्टफोलियो में दिखाई देती है? आपने कहावत सुनी है, लालच बुरी बला है। ये जो लालच है ना, यही सारा खेल बिगाड़ दे। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में आपको इन्वेस्टमेंट का टिप्स तो मिलने ही वाला है, इसके अलावा टैक्स सेविंग आप कैसे कर सकते हैं उसकी भी बहुत जो बारीक बातें होती हैं वो आप सीख पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा बोलते है में कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको पैसे से पैसा बनाना बताया जाए और ये बताया जाए कि इन्वेस्टमेंट अगर आपका गलत है तो वह सही दिशा में कैसे जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये काम मैं तो कर नहीं सकती, इसीलिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में रहते हैं अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं, कई सालों से मैं उन्हें जानती भी हूँ। जब जी बिजनेस में थी तब उनके साथ बहुत बात होती थी, हम टैक्स को लेकर उनके साथ कई एपिसोड किया करते थे। पॉडकास्ट में मेरे साथ वो आज आपको पहली बार दिखाई देंगे। आप उन्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कह लीजिए, आप उन्हें टैक्स एक्सपर्ट कह लीजिए, इकोनॉमी एक्सपर्ट कह लीजिए। मेरे साथ हैं सुनील गर्ग सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हमने इसके पहले जितनी बार भी बात की है सर वो टैक्स रिलेटेड रही है। आज पहली बार शुरुआत में इन्वेस्टमेंट और पैसे से पैसा बनाने के साथ शुरू करने जा रही हूँ।
क्योंकि मेरे व्यूवर्स हमेशा ये सुनना चाहते हैं कि जल्दी पैसा कैसे बनेगा। वो पैसा जो हम 5 साल 10 साल में बना सकते हैं वो 2 साल में कैसा बनेगा। तो इसीलिए पहला सवाल तो मैं यही पूछ रही हूँ कि क्विक मनी की क्या टिप्स हैं आपके पास। देखो शालिनी, क्विक मनी का तरीका है कि आप अपनी इनकम बढ़ा लो। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे से पैसिव इनकम से आप क्विक मनी कमा सकते हैं, हाँ। तो बड़ा मुश्किल काम है। 2 फार्मूले हैं, स्केल एंड स्किल। अगर आप कोई स्किल डेवलप कर लो या कोई स्किल पे काम कर लो, और आजकल इतनी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश में। देखो ना, कंटेंट क्रिएटर कितना बड़ा फील्ड डेवलप हो गया। कोई सोच सकता था? आज से 10 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि 12 साल का बच्चा 12 लाख रुपए कमा रहा होगा। ठीक बात। तो कहने का मतलब है कि जो लोग क्विक मनी के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग लगता है कि क्रिप्टो से पैसा कमा लूँ, बहुत सारे लोग लगता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमा लूँ, बहुत सारे लोग बैटिंग ऐप पे जाते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जितने लोग डीमैट अकाउंट में नहीं है, हाँ। उससे ज़्यादा लोग बैटिंग ऐप पे हैं। 25-25 करोड़ यूजर्स हैं उनके पास में। हाँ। तो ये क्विक मनी का जो, मैं क्विक इनकम की बात तो करता हूँ, लेकिन क्विक मनी का जो फंडा है वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जो रास्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। हाँ, इतनी अपॉर्चुनिटी है इस देश में यंगस्टर्स के लिए कि आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो। देखो, पैसा कमाना और पैसे बनाने में बहुत फर्क होता है, ये बात तो आप मान लीजिए। हाँ। तो पैसा कमाओ ना, मना किसने किया है? पैसा कमाओ, कमा के उसको इन्वेस्ट करो और फिर पैसे से पैसा बनाओ, तो पैसा अपने आप बोलेगा। शानदार। और जैसा आपने कहा कि बैटिंग ऐप के ऊपर इतने लोग हैं, मुझे लगता है यही वो टेंशन रही होगी शायद कि सरकार को ड्रीम 11 जैसे जो ऐप थे उनमें सट्टा बंद करना पड़ा। हालांकि अभी भी सर वो चोर दरवाजे से गिफ्ट्स दे करके अभी भी अपने कस्टमर को बनाए हुए हैं। तो आप भी अगर हैं ऐसे बैटिंग ऐप के ऊपर तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। अब सर क्या, क्योंकि आपने कह दिया कि क्विक मनी की तो कोई टिप होती नहीं है, लेकिन पैसा कमा सकते हैं, तो उसका कुछ है, कोई तरीका है आपके पास? बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो Q2 का रिजल्ट आया है हमारे GDP का, 8.2% ग्रोथ। सोचो। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 विकसित भारत होगा, हाँ। आत्मनिर्भर भारत होगा। और अच्छी बात क्या है कि जो हमारी अब पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ है। मतलब हम 150-155 करोड़ पे पीक कर जाएंगे। हाँ। इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो यंगस्टर्स के पास में, प्रोफेशनल्स के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और एआई अपने आप में ही नई इन्वेंशन है। देखिए, एक बात तो मानो, 21वीं सदी में इतनी इन्वेंशन हुई है ना शालिनी, इतनी इन्वेंशन हुई है ना कि लोगों का जीवन बदल गया। हम सोच नहीं सकते थे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आप बात कर लेंगे और फ्री। ठीक बात। व्हाट्सएप से आप फ्री बात कर रहे हैं, आप नेट से फ्री बात कर रहे हैं, दुनिया मुट्ठी में आ गई है। और फिर अभी रिसेंट डेवलपमेंट एआई है। तो मैं तो हर आदमी से कहता हूँ कि आप किसी चीज़ को शत्रु ना मानो, उसको दोस्त बनाओ अपना। कोई टेक्नोलॉजी आपके विरुद्ध नहीं आती है, टेक्नोलॉजी ह्यूमन हम ही तो लेके आते हैं ना। तो अगर आप उसको दोस्त बना लेंगे, बदलावों से घबराएंगे नहीं, बदलावों के साथ चलेंगे, तो पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका, ये डिकेड जो 2 डिकेड जो मैं कहता हूँ, हाँ। मतलब अगले 20 साल जो हैं, इससे अच्छा मौका बहुत जल्दी से नहीं आता है। क्योंकि हम आजकल के दौर की बात कर रहे हैं सर, और इसी समय में एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है फायर। और ख़ासकर मुझे लगता है जेनजी इसकी बहुत बात कर रहे हैं। सबको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, मैंने तो कभी नहीं सोचा था अर्ली रिटायरमेंट के बारे में। मुझे लगता था मैं खाली होकर करूँगी क्या, लेकिन ये जो फायर टर्म है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ कि आपकी डिक्शनरी में क्या ये एग्जिस्ट करता है और क्या ये बहुत ईजिली अचीव किया जा सकता है? शालिनी, मैं भी ये समझता हूँ कि आखिर रिटायर होना क्यों? मतलब वाई? हाँ, क्या करेंगे खाली बैठ के हम करेंगे क्या? और इतना टैलेंट हमारे पास में है, और हमारे तो देश के प्रधानमंत्री जी 75 की एज में इतने उसमें एनर्जी है, कितना काम करते हैं वो, तो हमें क्यों रिटायर होना है? और जो प्रोफेशन, जैसे मैंने बताया ना कि जो लोग जॉब में भी हैं आजकल, पहले हम सोचते थे कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ है, मतलब उनके नौकरी पेशा लोग हैं, भाई सुबह से शाम तक काम करना 10 to 6। लेकिन कोविड में भी मैं कहता हूँ कि अच्छी बात क्या हुई कि WFH, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया आपके पास में। विशेषकर महिलाओं को तो बड़ा सहूलियत हुई है, जो अपना परिवार, अपनी फैमिली को मैनेज कर पाती है WFH से। और जो ट्रैवलिंग टाइम था वो बच गया आपका। हाँ, आपको लगता है कि मेरे को एक स्टेज के बाद में अपने आप को ग्रूम करना है, किसी और फील्ड में जाना है,
वो एक अच्छी बात है। मान लीजिए मैं क्वालिफाइड, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस में था, मुझे लगा कि नहीं 50 के बाद में मुझे एकेडमिक्स में जाना है। मैंने अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू किया, मैं एकेडमिक्स में मैं पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक्स लिखनी शुरू की, मैंने आपके यहाँ शो करने शुरू किए पिछले 8-10 सालों में। हाँ। तो एक अलग है, पर उसके लिए मैंने अपने आप को चेंज किया, पर अर्निंग को चेंज नहीं किया। मैंने अपने प्रोफेशनल को ग्रूम किया। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि आपको, हाँ, चेंज बहुत अच्छी बात है। कई बार आप मतलब 25-26 साल में आपने शुरू किया कोई भी प्रोफेशन, आप लगता है 20 साल हो गए यार, मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, या मैं कुछ और प्रोफेशन में हूँ। आप उस पर एड ऑन कर सकते हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स को कम कर सकते हैं, आप रिसर्च को बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक बात है जो आजकल कंसेप्ट भी आ रहा है, जैसे आपने कहा फायर, कि भाई मेरे को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए और उसके बाद में मैं रिटायर हो जाऊँ, ताकि मेरे को ये ना हो कि मुझे 10 to 7 काम करना है, उसी से मेरी इनकम आएगी, उसी से मेरा घर चलेगा। हाँ। उसके लिए फिर आपको बहुत इंटेलिजेंट प्लान करना पड़ता है, और इंटेलिजेंट प्लान आपको फ्रॉम द एज ऑफ 25, जब आप जनरली वर्किंग एज हमारे यहाँ 25-26 साल की है, हाँ। आप जब ग्रेजुएट होके पोस्ट ग्रेजुएट होके निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको अपने गोल अचीव करने के लिए आपको टारगेटेड गोल्स होने चाहिए कि मेरे को अपने आप को किस हिसाब से सेट करना है, यानी अगले 20 साल का मेरा गोल क्या है। अगर मैं 45 में या 50 में चेंज करने की सोचता हूँ, रिटायर की तो मैं बात ही नहीं करता, जैसे मैंने बताया आपको, यू शुड नेवर रिटायर, ये बड़ा फंडा क्लियर है मेरा। आपको लगता है मुझे और कोई काम करना है, तो आप सोशल सर्विस में भी जा सकते हो। अब सवाल उठता है कि जब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, या मैं अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहाँ से आएगी? हाँ, ठीक बात। और मेरे को इनकम कहाँ से आएगी, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। हाँ। तो पैसिव इनकम के लिए आपको अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि जहाँ से आपको फिक्स्ड इनकम आए, जहाँ रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाए। अगर आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो फिर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मुझे थोड़ा फिर इसकी चेकलिस्ट दीजिए ना, कि मेरे व्यूअर उसको लिख लें कहीं पे, और उसमें से जो जो वो करते जाएं उस पर वो टिक लगाते चले जाएं कि सर ने हमें ये बताया था कि अर्ली रिटायरमेंट अगर आप प्लान करें, आप तो रिटायरमेंट वर्ड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं सर, पर अगर आपको वो अचीव करना है, पैसिव इनकम 45 तक आपके पास बिल्कुल आपकी सैलरी बराबर आने लगे, तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए जो 25 से ही व्यक्ति करने लगे? देखो शालिनी, एक बात मानिए कि जो मैं फ्यूचर को देखता हूँ, और विशेषकर अपने देश के फ्यूचर को देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, और पिछले 10-11 सालों में रहा है, हमारा इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास है, ग्रोथ 8% के आसपास है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स 6%, बैंक में FDRs है। तो मैं तो इन चीज़ों को 4 स्लैब में बांट के चलता हूँ, 6 सबसे सेफेस्ट, 9, 12, 15 एंड अबव। अगर हम 4 स्लैब बना लें कि 6, 9, 12, 15 के स्लैब हैं, और ये हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे 6% के स्लैब में क्या है, आपके पास में बैंक में FDR है, या डेट फंड्स हैं 6-7% वाले। 9-10 वाले में क्या पोर्टफोलियो में है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, PPF है 8% पे हो रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना है, वो आप प्लान कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, या आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्लान कर सकते हो जहाँ पे 9-10% अच्छे रेटेड बॉन्ड्स भी 10-11% पे आते हैं। 12% की CAGR की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स जनरली 12-13-14% पे आपको वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज करो, जैसे कहते हैं ना, सारे अंडे एक घोंसले में, ऑल द नेस्ट शुड नॉट बी केप्ट इन वन नेस्ट, ऑल द एग्स। तो आपको करना चाहिए, कुछ आपकी सेफेस्ट रिटर्न होनी चाहिए, रिस्क फ्री। वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो LIC की रिटर्न्स हो सकती हैं, जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ हैं जो अगले 100 साल तक आपको रिटर्न 6%-7% एश्योर कर रही हैं, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम भी है। आप NPS PPF आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे PPF से पैसा आएगा, मैं उसकी एन्युटी प्लान ले लूँगा, उसके बाद में NPS आपने प्लान कर लिया। और आपको पता होगा, ये बड़ी अच्छा फीचर है, लोगों को पता नहीं है, लोग यूज़ नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, कि आप NPS में भी तो आप डेट में या इक्विटी में पैसा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका NPS मैच्योर होता है तो 60% टैक्स फ्री है। भाई आप अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स को पीछे, तो आपको टैक्स पे करना है। हाँ। लेकिन NPS से जो आपकी मैच्योरिटी आएगी वो तो टैक्स फ्री है। तो अगर आप एट द एज ऑफ 30 उसको स्टार्ट कर रहे हैं NPS को लगाना, तो आप ये सोचिए कि आप 60 के बाद में, जनरली रिटायरमेंट एज 60 है हमारे यहाँ पर, तो 60 के बाद में आपके पास में NPS से पैसा आएगा, PPF आपके मैच्योर हो रहे होंगे, आपके LICs मैच्योर हो रही होंगी, तो उनसे आप एन्युटी प्लान ले सकते हैं।
तो वो एक जो पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा वो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए रिस्क टेकिंग एज जो होती है ना वो बिलो 45 है। ठीक बात। वंस यू आर मोर देन 55 तो रिस्क नहीं, आपको एक अश्योर्ड रिटर्न चाहिए और ऐसी रिटर्न चाहिए जहाँ से आपको एटलीस्ट, और हम क्या कहते हैं सेफ, क्या होता है सेफ है जहाँ आपके एक्सपेंडिचर्स जो आप, देखिए आप इनकम को तो असेस कर सकते हैं लेकिन जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, भाई मेरी इनकम 50,000 रुपये, मेरे खर्चे 60,000 रुपये, तो मैं सेफ जोन में नहीं हूँ ना। बिल्कुल। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मेरे जितने खर्चे हैं 20% की कंटीजेंसी भी होनी चाहिए उसमें। उतनी इनकम मेरे पास आ रही है तो मैं सेफ जोन में हूँ। तो आपको प्लान अपने एक्सपेंडिचर करने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकम करनी है आपको। बस ज़्यादातर लोग आज के समय में सर 50,000 सैलरी और 60,000 खर्चे वाले हैं। मैं बोलूँगी, मुझे कमेंट करके लोग बताते भी हैं, वो खुद इन चीज़ों को बताते हैं हमें कि हमारा तो मतलब यही हाल है, हम तो क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं। तो आपको देख लीजिए क्रेडिट कार्ड में जब आप उस चक्कर में फंसते हैं क्रेडिट कार्ड के, हाँ। और जो उसका ब्याज है, जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टीज लगती हैं, आपको पता होगा पीछे बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत लोग फंसे उसमें, क्विक मनी। मतलब आपको, मैं तो हैरान हो गया शालिनी देख के जब वो केस मेरे पास आया। हाँ। बड़े ऐप आए थे चाइनीज़ कंपनीज के जो आपको हाँ, 3 मिनट में लोन दिया करते थे, 3 मिनट्स लोन। हाँ। आप सोचो कि 3 मिनट लोन में क्या होता था कि 20,000 रुपये का लोन है, उसमें 15,000 रुपये आपको दे रहे हैं, 5,000 रुपये तो पहले ही काट रहे हैं वो। राइट। और उस 15,000 रुपये का जो टेन्योर था प्रीपेमेंट का, वो कितना था 7 to 15 डेज। अब लोग किस ट्रैप में फंस गए कि उन्होंने उस और जो लोग ले रहे थे उस पैसे को, कौन थे वो लोग जिनके क्रेडिट कार्ड्स डिफॉल्ट कर रहे थे। देखिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर कर्ज लेके घी पीना चाहते हैं तो फिर आपके ऊपर है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। हाँ। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में हैं और उसको भी पे करने के लिए फिर और महंगा अगर लोन उठा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो आपकी फिक्स इनकम है उसका एक पोर्शन उसकी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, उसके ब्याज में दे रहे हैं। तो होगा क्या, आप मल्टीप्लायर इफेक्ट में चले जाते हैं। पहले ही आप शॉर्टफॉल थे, उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए आपको इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ जाती है। जब आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है तो फिर आपको नेसेसरी खर्चे कम करने पड़ते हैं या आपको कर्जा उठाना पड़ता है। तो मेरे पास तो बहुत सारे केस आए जहाँ पे मतलब, और मेरे को हैरानी इस बात की होती है, जो मिड लेवल एम्प्लॉयज़ है, जो 40,000 50,000 जैसे आपने एग्जांपल दिया, वो लोग ज़्यादा फंसते हैं इसमें। मैं भी ऐसे बहुत से केसेस जानती हूँ सर, लेकिन वो ज़्यादातर मैं लोअर मिडिल क्लास वालों को जानती हूँ जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री कोई थी नहीं, या वो मजदूर वर्ग से बिलोंग करते थे। उनको कहीं पे ऐसा ऐड दिखाई दिया, वो फेसबुक चला रहे हैं तो उनको ऐड दिखाई दे गया, उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स कम मांगे जाते हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं ना, तो वो कुछ चेक नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट पैसा काट के आपको जितना चाहिए वो ब्याज तो पहले ही रख लेते हैं और फिर आपको दे देते हैं, और फिर आपको वो अगले महीने से ब्याज देना होता है। तो मैं भी बहुत जानती हूँ, बट वो लोअर मिडिल क्लास वालों को जानती हूँ। बट येस, ये स्कैम हुआ है, यू आर राइट, और हम भूल चुके हैं शायद इस चीज़ को। और आपको एक और बात बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ये स्कीम 5 लाख की हेल्थ स्कीम लेके आए थे, हेल्थ फॉर ऑल, आयुष्मान भारत, तो आप उनका भाषण देखिए, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो ये लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ये कर्जे में जब आती हैं जब कोई घर में बीमार हो जाए और उसको पे करने के लिए मजबूरी है, और वो कर्जा ऐसा हो जाता है कि वो उस ट्रैप से निकल नहीं पाते। वो तो मजबूरी है, कोई बीमार है तो आप पैसा उठा रहे हैं। तो 5 लाख का उन्होंने आयुष्मान भारत लेके आए। लेकिन दुख कब होता है, जो हमारे ये यंगस्टर्स ये जो कर्जा उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं, खर्चा करने के लिए। True. उल्टे सीधे खर्चे करने के लिए आप क्विक मनी से पैसा ले रहे हैं। आपको पता है, आपको ये नहीं पता कि मेरी सैलरी इतनी है तो मैं कैसे पे करूंगा। तो देखिए आपको एक प्लान तो करना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, मेरे नेसेसरी खर्चे के, जो कहते हैं ब्रेड एंड बटर। लग्जरी स्टार्ट्स आफ्टर ब्रेड एंड बटर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ब्रेड एंड बटर से पहले लग्जरी चाहिए उनको, सबको आईफोन चाहिए। हाँ, वो भी ईएमआई पे। आप 20,000 रुपये 30,000 कमाने वाला अगर 50-60 हज़ार का आईफोन लेता ईएमआई पे, तो आप अपनी इनकम को, अपनी डिस्पोजेबल इनकम को स्क्वीज कर रहे होते हैं। देखिए एक शब्द है डिस्पोजेबल इनकम। हम टोटल सैलरी तो हमारी 1 लाख रुपए है, लेकिन मेरे को वो सारी ईएमआई कटने के बाद में 20,000 रुपये आ रहे हैं, तो मेरे पास डिस्पोजेबल 20,000 है। हम मानते हैं उसको 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख कहाँ है, मेरी कार की इंस्टॉलमेंट चली गई, मेरे एलआईसी के प्रीमियम चले गए, मेरे घर की प्रीमियम चला गया, मेरे क्रेडिट कार्ड के पैसे चले गए। हाँ। तो डिस्पोजेबल इनकम कहाँ बची आपको, तो आपके हाथ में नहीं है 1 लाख रुपए। तो ठीक बात। आपके पास तो 20,000 ही है। हाँ। तो आप उसको काउंट करो ना 20,000 रुपये को। हाँ।
अगर आपने इतने और ईएमआई आपने लंबी बना रखी है, मतलब होम लोन है तो 15 साल 20 साल का है, कार लोन है तो 3 से 5 साल का है, और ये क्विक मनी का तो फिर आपको पता ही है, भगवान मालिक है। अभी हाल ही में मैं एक डेटा देख रही थी सर, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जितने भी पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं उनमें 40% लिया जा रहा है घूमने के लिए, वो भी अब्रॉड। तो 40% पर्सनल लोन लोग लेकर के घूमने जा रहे हैं, 1 हफ्ते की वेकेशन और 2 साल तक उसकी ईएमआई भरते रहो। तो येस, यू आर राइट। अब लेकिन मुझे आप फिर वो भी बताइए ना कि आपके हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम आइडली कितना % होना चाहिए हमारे टोटल सैलरी का, या मैं इसको अगर इस ढंग से पूछूं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ना हो, मेरी सैलरी का कितना % तो मुझे सेव करना ही करना चाहिए? देखो शालिनी, हम बचपन में देखते थे अपने पेरेंट्स को, हाँ। तो एक बात आपने नोट की होगी, और जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं लोग, कि वो कुछ ना कुछ जरूर जाते थे, चाहे माँ बचाए हाँ। कुछ ना कुछ जरूर जाते थे। हाँ। और महिलाओं को तो विशेषकर होता ही है, उनको तो सेविंग्स का शौक भी होता है। कुछ पैसा मान लो स्त्री धन का मिला, कहीं से मिला, तो वो बचा के रखती थी, बुरे वक्त में काम आएगा, और कहते थे भी बच्चों की शादी करती हैं। मैं उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी सेविंग्स की आदत एक आदत होनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ तो सेव करना है, चाहे मैं 100 रुपये बचाऊँ, चाहे मैं 1000 रुपये बचाऊँ, चाहे हम 500 रुपये बचाऊँ, और कुछ ना कुछ तो बचाना है। जितनी मेरी इनकम है उसमें से कुछ बचाना है। पहला जो आपको काम करना है ब्रेड एंड बटर का, जैसे मैंने बताया, वो तो लग्जरी नहीं है ना, तो नेसेसिटी है। हाँ। लेकिन आज क्या हो रहा है कि किचन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े हैं, फूड इन्फ्लेशन तो 2-2.5% पे है, बाकी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं हमारे, घूमने के, कार के। यानी अगर आपकी प्लानिंग ऐसी भी नहीं है कि आप ये प्लान कर सकते मुझे कार कब लेनी है, कब लेनी चाहिए, या कितने की कार लेनी चाहिए, मैं कितना ईएमआई दे सकता हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको कम से कम 50% इनकम जो आपकी है, 50% इनकम वो आपकी डिस्पोजेबल होनी चाहिए फॉर सेविंग्स एंड फॉर ईएमआईज। अगर आप इधर उधर के खर्चों में या इधर के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर रहे थे, तो जैसे ये आपने बताया ट्रैवलिंग को फाइनेंस करना इज एक्सपेंडिचर फंडिंग। फंडिंग 2 तरह की है ना, आपने होम लोन लेके मकान बनाया वो अलग बात है, आपने पर्सनल लोन लेके आपने घूमने चले गए वो अलग बात है। हाँ। क्योंकि जब होम लोन लेके आप मकान बनाते हैं तो आपके पास में असेट क्रिएट हो रही है, आप असेट की फंडिंग कर रहे हैं। राइट। अल्टीमेटली असेट क्या करेगी कि, क्योंकि हमारे यहाँ रियल एस्टेट में भी देखा जाए तो 12% की रिटर्न्स हैं, मतलब चाहे वो ओवर ए पीरियड ऑफ स्पेन बढ़ता है, और पिछले 3-4 साल में रियल एस्टेट ने अच्छी रिटर्न्स दी हैं आपको। मैं बता रही हूँ सर आपको, आप मेरे शो पे पहले गेस्ट हैं जिसने ये बोला है कि रियल एस्टेट की हमें 12% रिटर्न मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं वो कोई 2%, 3%, 4%, मुझे 5-6% वाला भी कोई नहीं मिला है आज तक। शालिनी, लोग गलत कैलकुलेशन करते हैं। हाँ। लोग ये कहते होंगे आपसे कि जी मकान किराए पे लो और अपना बनाना क्यों? नहीं, उनका ये कहना है कि अगर हमारा जो रियल एस्टेट है उसका दाम बढ़ता भी है तो 10 साल में एक बार, ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई फ्लैट या कोई भी आपने आज अगर प्रॉपर्टी ली है तो उसका दाम अगले साल बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए। ऑल्दो मैं उनसे कभी उनसे मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, बट मैं टोक नहीं पाती। शालिनी देखिए, हाँ। अपना मकान होना एक इमोशंस को जन्म देता है। एक मकान होना हर फैमिली की एक होती है कि एक मकान अपना हो कम से कम। राइट। हमने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दी ना, यही तो नुकसान की बात है। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि साहब रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट में 10 से 12% नहीं है, आप पिछले 25 साल का नोएडा, दिल्ली, जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, आप 15-20 साल का देख लीजिए। राइट। टियर 2 में भी 12%, हाँ टियर 2 में भी है जी, 12 से 15% रिटर्न है आपकी, मतलब 12% है कम से कम। कंपाउंडिंग में 12% है, मैं सिंपल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये बात मान के चलिए कि अगर आप हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, दूसरा आपको वो रिटर्न दे के जाता है। ये ठीक है, रेंटल इनकम 3-4% है, मतलब 2.5 से 4% के बीच में रेंटल इनकम होती है, कमर्शियल में 5-6% होती है। राइट। लेकिन मकान अपने आप में एक असेट देता है आपको, एक सिक्योरिटी देता है, एक सेफ्टी देता है, और बुरे वक्त में वो काम भी आता है। अगर भगवान ना करे कभी परेशानी है तो फिर आप
के अगेंस्ट पैसा भी ले सकते हैं, उसको रीपे कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलती है आपको। Right. तो हम पता नहीं उस इन्वेस्टमेंट टूल को क्यों भूल जाते हैं। और आजकल तो रिवर्स मॉर्टगेज की स्कीम आई है, हाँ। सरकार लेके आई है ना, कि रिटायरमेंट के बाद आप रिवर्स मॉर्टगेज कर लीजिए और आप हमसे पैसा ले लीजिए मंथली। तो इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितने लोगों ने उसको बना दिया है। इनफैक्ट 12% आप कह रहे हैं सर, तो ये तो म्यूचुअल फंड के बराबर हो गया। हाँ, म्यूचुअल फंड में भी मतलब बहुत उड़ के अगर ना सोचें, मिलने वालों को तो 18%, 20%, 25% तक मिला है, पर वैसे हम लॉन्ग रन के हिसाब से 12-13% ही मान के चलते हैं, तो सेम हो गया ये तो। शालिनी, इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में देखिए। हाँ। एक इन्वेस्टमेंट होती है लिक्विड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट होती है जो फिक्स इन्वेस्टमेंट टाइप होती है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, एफडीआर्स हैं, ये मूवेबल फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, ठीक है। आप इनको कभी भी अनकैश कर लेते हो। प्रॉपर्टी है वो इतनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इतना मूवेबल फंड नहीं होता। हाँ। और मैं कहूँगा आपको, गोल्ड जो है ना, कहने को मूवेबल, पर बेचता कोई भी नहीं है। ठीक बात। कोई गोल्ड नहीं कोई नहीं बेचता। हाँ। और हमारे देश में तो कोई गोल्ड खरीदते हैं, तो बहुत इमरजेंसी हो तो बेचते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात है जो हमारे पूर्वजों ने सिखाई है। इसीलिए महिलाओं को गोल्ड दिया गया था कि महिलाएं जो है अपने पास रख लेंगी तो नहीं है, और कभी इमरजेंसी होती है तो काम भी आता है। तो मैं हमेशा गोल्ड को लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड जो है आपके पास में एक जमा पूंजी है, बहुत इमरजेंसी फंडिंग से कहते हैं, इमरजेंसी फंडिंग कहते हैं। तो एक मकान और गोल्ड अपनी इमरजेंसी फंडिंग मान के चलिए, बाकी में आप प्ले कर सकते हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपकी। तो इसको हमने एक चीज़ को बहुत दूसरे से कंपेयर करके बुरा कर दिया, ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, मैं बता रही हूँ सर, मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि कोई ये कह रहा है कि 12% रिटर्न हमें प्रॉपर्टी में भी मिल रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग इसे डी एस्टिमेट करने की ही कोशिश करते हैं। हमने अभी सर पॉडकास्ट किया था शरद कोहली सर का, तो उन्होंने ये संभावना जताई, उन्होंने हमें ये बताया कि अमेरिका में मंदी की आहट शुरू हो चुकी है, यूरोप में भी ऑलमोस्ट ये दस्तक देने वाला है, और उनका ये अंदेशा था कि अगर ऐसा हुआ कि यूरोप और अमेरिका में मंदी आई तो इंडिया में भी उसकी भले ही हल्की आहट सुनाई देगी, पर सुनाई देगी। मैं आपके विचार इस पे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं अमेरिका में ये होता हुआ, या यूरोप में आपको भी कहीं कोई पिक्चर एक कोने में दिखाई दे रही है क्या ऐसी? मुझे तो कभी कभी क्या लगता है शालिनी कि महर्षि अरविंदो ने जो भविष्यवाणी की थी ना कि 2011 में यानी 21वीं शताब्दी में पावर सेंटर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो पावर सेंटर कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था 1000 साल पहले, और वो वेस्ट में गया, शायद वो कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। अब देखो हो क्या रहा है। जितने भी एशियन कंट्रीज हैं भाई, आज ग्रोथ इंजन कौन है? चाइना है, भारत है, ये ग्रोथ इंजन में नहीं हुए। और यूरोप और यूएसए ग्रोथ इंजन नहीं रहे। अभी भी जो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो 1.5-2% पे ग्रो कर रहे हैं, कोई आधा % पे ग्रो कर रहा है। जर्मन तो अभी माइनस में ग्रो कर रहा था। मंदी के दो कारण हैं, स्टैग्नेशन है बेसिकली वहाँ पे, और जहाँ तक लगता है मंदी का सवाल, मुझे लगता है कि वो पीक कर चुके हैं अब। मतलब यूरोप में पीक पे है, करेंसी वैल्यू बहुत हाई है, एक्सपोर्ट है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करता ही है ना। अब उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँ कि भारत में, इंडिया में मैं मंदी देखता हूँ, मुझे लगता है नहीं। उसके दो कारण हैं। कारण नंबर 1, जैसे चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब एक्सपोर्ट जितना करते थे सारी दुनिया में, तो अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो उनको ग्रोथ थोड़ी कम होगी। हमारी इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। हम अपने सामान के बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं। हाँ। दूसरा जो डेमोग्राफी है, जो टैलेंट है हमारे पास में, जो यंग जनरेशन है, उसका बेनिफिट अगले 20 साल तक तो मुझे लगता है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत फर्क आएगा भी, पर मुझे लगता है कि वो फ़र्क हम कवर अप कर लेंगे। जैसे हम पिछली बार हम कह रहे थे कि शायद ग्रोथ 6.5, IMF कहता 6.5-7, लेकिन अब तब तो क्लियर है कि 25-26 में हम इट विल बी मोर देन 7% इन एनी केस। और अगले साल में प्रोजेक्शन जो आ रही है 7-7.5% की आ रही है। इस साल मुझे लगता है कि इट विल बी क्रॉसिंग 7%। तो
जिस हिसाब से हमने पिछले 10-11 सालों में बेस तैयार किया इकोनॉमी का, और फंडामेंटल्स देखिए ना कितने अच्छे हैं हमारे। टैक्स कलेक्शन 15% की ग्रोथ है, 15 से 18% की ग्रोथ है। जीएसटी 90,000 से शुरू हुआ था, 2 लाख पे है, छप्पर फाड़ के। हाँ। 8 साल में अगर आप डबल कर रहे हैं, ठीक बात, डबल से ज़्यादा कर रहे हैं। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, बल्कि अभी बात चल रही थी रेपो रेट भी कुछ कम करेंगे हम। अगर रेपो रेट कम करते हैं 25 पैसे का भी, तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लायर क्या था कि आपके फाइनेंसिस, आपके लोन्स की कर्ज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो सारे पैरामीटर इकोनॉमी के ये दिखाते हैं कि इकोनॉमी के फाउंडेशंस, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता नहीं है कि यूरोप में उसका इफेक्ट आएगा, तो वो हिंदुस्तान में, इंडिया में भी आएगा। देखिए, क्योंकि दुनिया आपस में बहुत कनेक्टेड है, आपस में जब कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, पर मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा। और अगला जो डिकेड है हमारी ग्रोथ अच्छी है। अब मैं कुछ करोड़ों की बात आपसे कर लेती हूँ। पहले क्या होता था, हम जब करोड़पति बनने की बात करते थे तो 1-8 करोड़ की बात करते थे। अब कोई सर 1-2 करोड़ की बात नहीं करता है। 5 करोड़ 10 करोड़ से नीचे तो किसी को नहीं चाहिए आज की डेट में। अब उसमें भी जो सबसे कम वाला फिगर है 5 करोड़, मैं वो लेकर के चलती हूँ कि अगर मुझे 5 करोड़ की धनराशि अगले 20 साल में चाहिए, अब मैं इसमें एज बार हटा देती हूँ क्योंकि 25 साल वाले को 45 में रिटायर होना है, 35 वाले को 55 तक का टाइम है उसके पास। तो इसको हटाते हुए मुझे अगर 5 करोड़ चाहिए अगले 20 साल में, तो वो कैसे संभव होगा? देखो, आपको प्लानिंग बड़ी इंटेलिजेंट करनी पड़ेगी। हाँ। हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि हमें वो मिल जाए। वही मैं बता रहा हूँ ना, वही तरीका मैं बता रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो आपको ये जो क्विक मनी का अपने दिमाग है ना, क्विक मनी कोई चीज होती है या क्विक 20 साल में बनाना है। हाँ, सर? वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, लोग करते क्या है गलती, शालिनी, कि जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट करती है लोग भाग जाते हैं मार्केट से। पेशेंस नहीं है सबको, मतलब रात को सोए और सुबह पैसा चाहिए। हाँ। अभी जैसे गोल्ड है, गोल्ड में क्या हुआ, पिछले 2-3 सालों में 25% की ज़्यादा रिटर्न आई है। लेकिन ओवर ए पीरियड भी आप देखेंगे पिछले 20 साल में या 25 साल में, तब भी 12% रिटर्न है गोल्ड में। तो पेशेंस चाहिए आपको, मतलब प्लानिंग विद पेशेंस करेंगे तो 5 करोड़ क्या 10 करोड़ भी पहुंच जाएंगे। हाँ। और जो मैंने आपको थंब रूल बताया कि आपको सारे एग्स, सारे अंडे एक घोंसले में नहीं रखने हैं, पेशेंस रखना है, और आपको अपनी लाइफ को भी प्लान करना है साथ में कि मेरी रिटर्न्स कुछ फिक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, 6, 8, 9 वाली, जो बॉन्ड्स या डेट वाली है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में आप लगा सकते हैं पैसे। और मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर अच्छा करेगा, अरे 10-12 सालों में अच्छा करेगा ये, तो अच्छी रिटर्न्स आपको आएंगे। आपको इंश्योरेंस प्लान्स भी लेने चाहिए अपने पास में। देखिए, कुछ मैच्योरिटी जो आपके पास आफ्टर 55 आए, एक ना लाइफ का बड़ा, एक लाइफ ना साइन वेव की तरह होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। आप स्टार्ट करते हैं 25 में, इसको 3-4 हिस्सों में बांट लीजिए। 25 से 35 पहले 10 साल आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपके खर्चे भी कम होते हैं क्योंकि शादी आजकल 30 साल की उम्र में हो रही है और बच्चे भी लेट हो रहे हैं। तो वो जो पीरियड है वो आपका खर्चे भी कम है, तो आपको आदत डालनी चाहिए कि मैं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ, कुछ सिप करना शुरू कर दूँ, चाहे छोटी हो, 10,000 की है, 5,000 की है, 15,000 की है। 35 में आप अपने कैरियर के एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। 35 से 45 आपकी फैमिली का भी पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसमें आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ले सकें, मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए अगर आप उस रेंज में हैं 35 से 45 में, क्योंकि अब आपका 10 साल है लगाने के लिए, जहां अपनी रिटर्न्स को आप मैक्सिमाइज करके कर सकते हैं 12, 15, 18% की, ठीक है। 45 के बाद क्या होता है, फिर आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे होते हैं, उनकी शादियों की बात चल रही होती है, आप 55-57 जब पहुंचते हैं तो फिर आपको एक्सपेंडिचर, मतलब आपको अपनी डिस्पोजेबल इनकम आप फिर शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स योर फैमिली। तो फिर आपका पोर्टफोलियो जो पुराना चला रहा है, फिर आपको अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेना चाहिए कि जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम करके, और मैं अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। और आफ्टर 60 जब आपकी एक नॉर्मल एज है रिटायरमेंट की, जो एक नॉर्मल आदमी के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 50 में रिटायर होना चाहते हैं, जैसे हमने बात की थी, या 55 होना चाहते हैं, पर नॉर्मली ये स्पैन है हमारा। तो 60 के बाद में फिर आपके पास में, जैसे मैंने बताया था कि वो सारी रिटर्न्स मैच्योरिटी आ रही होगी, फिर आप 60 के बाद भी जो आपके पास पैसा आया, एनपीएस से आया, पीपीएफ से आया, या जो ऐसे फंड से आया, उसकी एन्युटी प्लान कर लीजिए। तो अगले 20, 25, 30 साल के लिए आपको पेंशन,
पेंशन प्लान भी बुरे चीज़ नहीं होते, क्योंकि हम करते क्या है, हम हर चीज़ में रिटर्न्स देखना शुरू कर देते हैं। रिटर्न्स अलग बात है, सोशल सिक्योरिटी अलग बात है। हाँ। उसकी भी कीमत है ना। आपके रिटर्न्स आपने लगा दिया इंस्ट्रूमेंट 15% 18% में, मार्केट क्रैश कर गई तो आपको इम्पेशेंस हो जाएंगे, फिर आप भाग गए तो आपको कहते हैं ना, भंडारे में गए तो पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब, तो आप कहीं के नहीं रहे। हाँ। तो आपको रिस्क, रिटर्न्स, सोशल सिक्योरिटी, स्टेटस, टाइम, मैच्योरिटी पीरियड्स, वो सबकी प्लानिंग करनी है। एक फैक्टर से अगर आप काम करेंगे, आज गोल्ड बढ़ रहा है तो गोल्ड में पैसा लगा दो, आज म्यूचुअल फंड बढ़ रहे तो किसी ने कहा कि नहीं वो देखो कितना 18 की उसने रिटर्न दे दिया उसमें लगा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। बैलेंस है। अगर आप म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक में जाएंगे तो दिक्कत वही है कि आप इतने एक्सपर्ट नहीं है। हाँ। तो आप चुन लीजिए आपको मिड स्मॉल ब्लू चिप कंपनी में कितना पैसा लगाना, हर तरह के फंड्स अवेलेबल है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गए हैं, रीट्स आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ये आ गए नई हैं, चीज है, राइट। तो रिट्स में पैसा लगा दीजिए। और रिट्स में सरकार ने एक और फैसिलिटी दी है जहाँ टैक्स में पास थ्रू स्टेटस दे दिया, इसीलिए सरकार भी चाहती है कि रिट्स को हम आगे बढ़ाएं। तो रिट्स के थ्रू आप इमोल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, भाई पूरी प्रॉपर्टी आप होल्ड नहीं कर सकते, तो रिट्स के थ्रू कर रहे हैं आप। हाँ। या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स आए हैं और बड़े कॉर्पस के साथ आए हैं, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा तो एक काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तो खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा, हर चीज़ अवेलेबल है आप, ठीक बात। लेकिन दो आपको ध्यान रखना है। मैं जैसे क्विक मनी के चक्कर में ना पड़िए, बहुत ज़्यादा रिस्क के चक्कर में ना पड़िए, और चमत्कार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। जो चमत्कार करते हैं ना लोग कि ऐसा हो जाएगा, आज स्कैम हो रहे हैं उस चक्कर में, और रिटायर्ड लोग फंस रहे हैं उसमें। जो आप बात में जो कह रहे हैं ना, जो अपनी प्लानिंग कर चुके थे रिटायरमेंट की कि भाई ये कॉर्पस होगा, दुख ये हो रहा है, आप रोज अखबार पढ़ते होंगे, वो लोग फंस जाते हैं लाखों रुपया कि किस लिए, कि उन्होंने वायदा किया था कि 1 महीने में पैसा डबल। हाँ, वो तो शुरू में थोड़ा करके भी दिखा देते हैं ना, चमत्कार। हाँ, वो चमत्कार जो आपने देख लिया ना, तो चमत्कार में तो आपने जो कॉर्पस बनाया था ना, वो भी चला जाएगा आपका। हाँ, वो पुरानी कहावत है, चमत्कार को नमस्कार है। अब इसको बदल देना चाहिए, चमत्कार को वो वाला नमस्कार कह देना चाहिए। भैया नमस्कार नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे आप एक सवाल का और जवाब दीजिए, क्योंकि आप मुझे थोड़ा सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले साइड में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने एक घर बना लिया और उस घर में मैं रहती हूँ आराम से, मेरी फैमिली भी आगे रह लेगी। अब अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप मेरे उन पैसों को सलाह देंगे कि मैं म्यूचुअल फंड में ही लगाऊं या गोल्ड में ही इन्वेस्ट करूं? ऑल्दो आपने कहा कि अलग अलग, मतलब एक ही बकेट में सब मत रखो, अलग अलग इन्वेस्ट करो, पर एक घर के बाद दूसरा घर बनाने की सलाह क्या आप देंगे? देखिए, अगर आप दूसरा घर इसलिए बना रहे हैं कि मैं उससे रेंटल इनकम कमा लूंगा या कमा लूंगी, तो मैं उसकी सलाह नहीं देता, क्योंकि रेंटल इनकम की रिटर्न्स बहुत कम है, 2-2.5% है। और दूसरी बात जो मैंने बताई थी आपको कि इमोल प्रॉपर्टी को बेचना इतना आसान काम नहीं होता है कि, और जब आप एक एज में होते हैं तो फिर वो आप झंझट में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो सारी दुनिया म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज में भाग रही है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी, और विशेषकर देखिए जो जहाँ लैंड्स की अलॉटमेंट है, और Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी, वहाँ पर भी रिटर्न्स अच्छी आती हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर आपको लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो पूरा हो चुका है लिक्विड एसेट्स का, देखिए हमने 2 हिस्सों में बांटा था, एक लिक्विड एसेट्स और एक नॉन लिक्विड एसेट्स। हाँ। तो अगर मैं वो पोर्टफोलियो पूरा कर चुका हूँ तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसके 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको दे के जाता है। दूसरा, आपको कभी पैसे की भी जरूरत होती है तो आप उसके अगेंस्ट भी पैसा ले सकते हैं, और वो पैसा भी लॉन्ग टर्म मिलता है। फिर मतलब आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो वो 15 साल के लिए मिलेगा ना आपको। बिल्कुल। आपको अगर दूसरी एसेट्स के लिए पैसा लेना है, उस पर लोन इतना आसान नहीं है, आपको तो बेचना ही पड़ता है उसको। हाँ। तो उसको आप इंटैक्ट रख के, मतलब आप समझिए कि आप सारे अपने कॉर्पस को एक जगह इंटैक्ट कर रहे हैं, इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है। हाँ, पर उस चक्कर में ना पड़िए जो फिक्स रिटर्न की बात करते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स का आता है ना एडवर्टीजमेंट कि कमर्शियल शॉप ले लीजिए, 12% की रिटर्न और 12% का आपको रेंट देंगे और फिक्स रिटर्न दे देंगे। हाँ। नहीं जी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आप पहले आप उससे उतना पैसा फालतू ले रहे हैं और आपको PDC चेक दे रहे हैं, फिर वो 3 साल बाद 4 साल बाद देना बंद कर देते हैं। उस चक्कर में ना पड़िए। हाँ, कोई अच्छी प्रॉपर्टी की ऑप्शन है और आपके पास है पैसा, तो कोई बुरी ऑप्शन नहीं होती। मैंने तो वो वर्चुअल शॉप जो अब बेची जाती है, उसके चक्कर में भी लोगों को फंसते हुए देखा है। बिल्कुल ना फंसिए।
हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी की डील करना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करना किसी अच्छे समझदार लोगों से चेक करवाइए। जब मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ऑथराइज्ड है कि नहीं है, किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में आई है कि नहीं आई है। अच्छा, दूसरी बात क्या कई बार क्या भी होता है शालिनी, कि जैसे मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके 2 बच्चे हैं या एक 2 बेटे हैं, तो आप ये भी प्लान करते हैं कि इनको भी एक मैं घर दे दूँ। अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो फिर 45 के बाद उसकी भी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मैं बताना है कि आपको भूख कितनी लगी है। ठीक बात। आप खाली प्रोटीन खाना शुरू कर दें कि प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं शरीर के लिए, खाली प्रोटीन खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी, आपको एक कंप्लीट डाइट चाहिए। तो कंप्लीट डाइट पे सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में विचार कीजिए। हाँ, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। जैसे मैंने अभी रिट्स का जिक्र किया, आप रिट्स के जरिए भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर अच्छी कोई प्रॉपर्टी है तो कोई नुकसान नहीं है, रिट्स अच्छी रिटर्न देके जा रहे हैं। अब मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे आती हूँ सर, वो है टैक्स का। हम में से ज़्यादातर लोग, आई एम श्योर व्यूवर्स को मैं कहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई स्कीम टैक्स बचाने के लिए ज़रूर ख़रीदी है। मुझे लगता है यूलिप का झांसा तो ज़्यादातर लोगों को दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि आपको इतना रिटर्न भी मिल जाएगा और टैक्स सेविंग भी आपकी हो जाएगी। तो पहला तो मुझे आप ये बताइए कि मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन टैक्स सेविंग की ज़रूरत है, इसलिए मुझे क्या किसी स्कीम में जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, अगर मेरा पर्पस टैक्स सेविंग ही है तो मुझे फिर किस स्कीम में जाना चाहिए, वो बताइए। देखिए, अब जो बजट के प्रोविजंस आ गए हैं, हाँ, और नए बजट और नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया जहाँ 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो फिर जितनी भी सेविंग स्कीम्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई टैक्स, क्योंकि उनमें कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिल रही है, तो अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट नई रिजीम में जाना ही जाना है। लेकिन 2-3 स्कीम आज भी ऐसी हैं जिनको मैं बड़ा अप्रीच करता हूँ, और हर आदमी को, मतलब क्योंकि शोर म्यूचुअल फंड्स का या इक्विटीज़ का ही होता है, हाँ, तो लोग उस शोर में भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बहुत अच्छी स्कीम्स दे रखी है। एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता जरूर खोलिए, जरूर खोलना चाहिए। कारण बताता हूँ मैं आपको क्या है। 21 साल की स्कीम है, आप जब आपकी बेटी हुई और 21 ईयर्स में जाके मैच्योर होता है, 8% की सरकार आपको रिटर्न दे रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे वो टैक्सेबल है, हाँ, आप प्लान कर सकते हैं उसको, क्योंकि अगर बिटिया के नाम से ही है तो बिटिया 21 साल की एज में होगी तो आप उसको एक साथ जब रिसीव करेंगे जब आप टैक्स दे दीजिए, ठीक है ना। तो 21 साल बाद आप सोचिए या 20 साल बाद सोचिए कि टैक्स के रेट्स क्या होंगे। ठीक है। दूसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बहुत अच्छी स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है। आप जब गोल्ड परचेज करते हैं तो आपको खाली गोल्ड का प्राइस ही तो मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% ब्याज जोड़ देती है सरकार, आपको पता है। 2.5% इंटरेस्ट साथ में प्लस गोल्ड का प्राइस आपको, तो आप गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए। और तीसरी बात, आप जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% आपने ये बचा लिया, तो आपकी रिटर्न्स कितनी हो गई। मतलब गोल्ड का प्राइस मिला आपको, हाँ, 2.5% का आपको ब्याज मिला, हाँ, प्लस कोई टैक्स नहीं है। तो वाई टू परचेज गोल्ड, वाई नॉट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। कितनी अच्छी स्कीम है। ठीक बात। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या जीपीएफ, हाँ, 8% का सरकार का इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री है। अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो आपकी टैक्स आपकी कितना हो गया रिटर्न, 11.5%। 11.5% में गवर्नमेंट की स्कीम क्या बुरी है जी, टैक्स फ्री है। ठीक बात। एनपीएस जैसे मैंने बताया, यानी हम लोग इन्वेस्टमेंट, आपने जो ना टैक्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक फ़ायदा क्या होता है कि आप दोनों परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। हम खाली रिटर्न्स का परिप्रेक्ष्य देख के हम जो सोशल सिक्योरिटी है, मैंने वो चारों स्कीम बताई है फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रिटर्न्स ज़्यादा है। आप गोल्ड ETF लेते हैं, उसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए ना, मना किसने किया। आप बिटिया का सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उसके भैया आप सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाइए ना, किसने मना किया। आपको सेविंग अकाउंट में क्या मिल रहा है, 4%, सुकन्या समृद्धि योजना में 8%, 8.2।
ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सुकन्या समृद्धि में आपको 8.2 अगर मिलेगा और आप वही 21 साल के लिए म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालें, सेम पैसा, सुकन्या समृद्धि आप मत खोलिए, आप 20 साल 21 साल अगर म्यूचुअल फंड में पैसा रखिए तो वहाँ आपको 12 से 13% और जब भी मिलेगा इससे ऊपर ही मिलेगा। मतलब संभावना है 15% मिल जाए, 20% मिल जाए, पर लॉन्ग रन में उनका कहना है 12% तो मिलता ही मिलता है। मतलब इतना तो वो कहते ही हैं। कोई मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो बोले कि म्यूचुअल फंड में आपने 20 साल इन्वेस्ट किया है तो आपको 9% ही मिलेगा, 10 ही मिलेगा, वो 12 तो मान के चलते हैं। तो काउंटर इस पे मेरा ये है कि अगर मुझे 20 साल ही अपनी लड़की के लिए सेविंग करनी है, बच्ची के लिए, तो क्या सुकन्या समृद्धि के ऊपर मैं 20 साल तक म्यूचुअल फंड को रखूं? क्या वो गारंटीड है म्यूचुअल फंड में रिटर्न आएगा ही आएगा? नहीं। कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना तो गारंटी है, आएगा ही आएगा। भारत सरकार की गारंटी है। देखिए, आपको अगर आप कंपेयर करेंगे हाँ। कि उसका रिटर्न 8 है, उसका 12 है, और चूंकि उसका 12 है या 12 हो सकता है इसलिए सब कुछ वहाँ डाल दूँ, पर गारंटी नहीं ना उसमें, इसमें गारंटी है। तो आपको बाइफरकेट करना है। आप मान लीजिए 10,000 रुपये का सिप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप 2,500 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में डालिए, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, तो आपका एवरेज रिटर्न तो आ जाएगा ना 10% 11%। ठीक है। क्या नुकसान है? पर सोशल सिक्योरिटी भी साथ में है ना, वो गारंटेड है। हाँ, राइट। हाँ, तो उस गारंटी वाले फीचर को मत भूल जाइए। अब जैसे मार्केट बिहेव कर रही है पिछले 1 साल में, तो रिटर्न्स, कैन यू एक्सपेक्ट कि रिटर्न्स 1 साल में 12% आए या 14% आए? नहीं आए। किसी म्यूचुअल फंड ने नहीं दिए। हाँ। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती रही, ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। 30,000 की मार्केट और 80,000 होने में रिटर्न्स बहुत है। 80,000 को 1,60,000 होने में अलग 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 फीचर होगा। ठीक बात। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आपको इंटेलिजेंट प्लानिंग यही होती है कि आप एक चीज़ की पीछे ना भागिए, आप सारे फैक्टर्स को, रिटर्न्स, सिक्योरिटीज़, टाइमली रीपेमेंट्स, और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको एनकैश कैसे कर सकता हूँ, किस स्टेज पे कर सकता हूँ। हाँ। अगर ये बात होगी तो फिर तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है कोई नहीं लेगा। ठीक बात है। हाँ। हाँ। नहीं, उनका अपना पर्पज है बाबा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म पे आपका अधिकार है, फल। तो रिटर्न्स आप समझिए ना कि रिटर्न्स जो पैसिव इनकम है वो सामने वाले के एक्ट पे डिपेंड करती है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, इंटरनेशनल फैक्टर कैसे हैं। अगर मार्केट क्रैश करती है किसी भी कारण से तो रिटर्न्स तो कम हो जाएंगी ना, लेकिन जो फिक्स इनकम है वो कम नहीं होगी आपकी। तो सब चीज़ों का बैलेंस बहुत जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको इस ढंग से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा कि कर्म करो मतलब इन्वेस्ट करो, अब फल की चिंता मत करो, मतलब रिटर्न की चिंता मत करो। ये सर शानदार, आपने गीता का ये जो श्लोक है उसको इन्वेस्टमेंट में कैसे हमें घुसाना है वो आपने बहुत शानदार हमें समझा दिया। आप एनपीएस बोलते बोलते रुक गए थे बीच में, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा अगर एनपीएस को भी एलोबरेट कर दें, ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि एनपीएस शायद सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें। और जब एनपीएस में आते हैं ना, तो नए रिजीम में जो नया टैक्स का रिजीम आया है उसमें एक ही डिडक्शन है जो अवेलेबल है, वो है एनपीएस। हाँ। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 14%, वो टैक्स फ्री है। सोचिए। हाँ। तो आप उस 14% जो आपका, मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो उसकी 30% टैक्स ना लग के आपको टैक्स फ्री होकर आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर आपको ऑप्शन है एनपीएस में कि आपने कैसे पैसा लगाना है, आप ही तो डिसाइड करते हैं ना कि आपने इक्विटी में लगाना है, आपने इसमें लगाना है। तो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ही है एक तरह से वो। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप, ऐसा नहीं है कि फ्रीली आप बेच सकते हो, यही तो रेस्ट्रिक्शन है, बाकी तो कोई नहीं है। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर एनपीएस इज ए वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि जब एनपीएस से पैसा आएगा तो कोई टैक्स नहीं है 60% पर। और इमरजेंसी में पैसा निकालना होता तो 25%, तो सरकार ने फिर आपको फैसिलिटी दी है कि 25% निकाल लीजिए, हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। तो एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी आपको सोचना चाहिए, उसमें भी पैसा लगाना चाहिए। और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं
उनके पास इतना समय नहीं होता है, मतलब वो इतनी सारी मार्केट्स को स्टडी नहीं कर सकते, तो एनपीएस इज सेफ ऑप्शन। तो सबको जाना चाहिए एनपीएस में? अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कीम्स का, और ये 3-4 जो मैंने स्कीम बताई है, मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या मैं इनको बड़ा प्रमोट भी करता हूँ। हाँ। और मैंने उसका लॉजिक बताया आपको, जैसे मैंने आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का लॉजिक बताया। हाँ। बताओ इतनी रिटर्न कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ। सुकन्या समृद्धि योजना का मैंने बताया, इस बहुत अच्छी स्कीम है, करना चाहिए। और जो पीपीएफ है या एनपीएफ है, ये भी अच्छी स्कीम है। तो ये 4 स्कीम जो है, एनपीएस, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनको कभी ना भूलो। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट का 25% रखो, आप इसमें पर हाँ। रखो, क्योंकि ये आपको बुरे वक्त में भी पैसा दे के जाएंगे, गारंटेड है। सॉवरेन गारंटी है भारत सरकार की। आप है। समझिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लोग इस बात को नहीं समझते हैं और फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। खाली एक रिटर्न के पीछे भागेंगे, आप कभी भी लैंड नहीं करेंगे। सेफ लैंडिंग बहुत जरूरी है जी। आप 37,000 फीट पे चल रहे हैं, वहाँ पे टर्बुलेंस आता है तो पायलट संभाल लेता है, लेकिन लैंडिंग में टर्बुलेंस आता है ना, तो जान निकल जाती है, क्रैश ही होना है फिर उसके हाँ, बाद। तो ये ठीक मैं आपको बात। बता रहा हूँ, अगर 60 साल की उम्र में कोई टर्बुलेंस आया तो फिर आपका बुढ़ापा भगवान ही ठीक बात मालिक है। है। हाँ, हम क्योंकि क्विक मनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जल्दी कैसे पैसा बनाए उसकी बात कर रहे हैं। अब आपने इतनी सारे मुझे इंस्ट्रूमेंट बता दिए कि यहाँ भी पैसा लगा सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। इन सब के बीच में आपने कहीं भी बिटकॉइन का, इथेरियम का, मतलब क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं लिया है अभी तक। क्रिप्टो को क्या बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हैं? उधर क्या देखना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, 500 रुपये भी नहीं डालने हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग अंधे भी हो सकते हैं क्या? देखिए जी हाँ। क्रिप्टो की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उसके सोर्स का नहीं पता। हाँ, यही कहते हैं, मतलब जिसके सोर्स का किसी को नहीं पता, तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? ठीक बात है। मतलब जो सुनी सुनाई बातें, कही बातें, एक बबल है, कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, और कितने फ्लक्चुएशंस आए हैं। अच्छा, कुछ सरकारें तो बड़ा प्रमोट कर रही हैं, हमारी सरकार ने तो प्रमोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, आपको अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने देश पे भरोसा करना पड़ेगा। ये जो ओल्ड थ्योरी थी ना कि नहीं सरकार कुछ नहीं करती, इसको चेंज करो, ऐसा नहीं है। मैं सरकार के साथ बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करती है सरकार, ये मिथ खत्म करो। वो अपने नागरिकों का ध्यान रखने के लिए, आपको क्या पता कितना काम करते हैं वो लोग। हमने नहीं दिया ना क्रिप्टो को लेजिटिमेसी, नहीं दी ना आज तक। क्यों नहीं दी है? क्योंकि हमारे को नहीं पता चला, तो कैसे देते? ठीक है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रिप्टो पे अभी तक, मतलब मेरा भरोसा तो नहीं है, किसी का हो ना हो। और क्विक मनी के मैंने बताया कि मैं क्विक इनकम के फार्मूले बता सकता हूँ, क्विक मनी के फार्मूले नहीं है। टैलेंट, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इट्स ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी साहब। दुनिया कह रही है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। आप तो हाँ। मतलब आप सोचो, डांस में कितनी अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारे मतलब हर फंक्शन में घर में होता है। राइट। अचार बनाने में कितनी अपॉर्चुनिटी है, पापड़ बनाने में कितनी है। और आपने देखा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो जब मन की बात कहते हैं, तो एक कोई ना 30 मिनट में एक किसी आइटम के बारे में, किसी टैलेंट के बारे में बताएंगे। उनका पर्पज क्या है? उनका पर्पज है कि उन लोगों को बड़ा करना, उनको एक मंच देना, उनकी बात को जन जन तक पहुंचाना। कभी वो सिल्क की बात करते हैं, अभी मैं उनको सुन रहा था इसी उसमें, हनी बी की बात की उन्होंने, कि शहद कितने तरीके का है, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, कैसे कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं उसमें, और उनमें क्या क्या नेचुरल फार्मिंग हो रही है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अब देखिए ना, ठीक बात है। तो टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैंने तो कहा ना, ये देश भविष्य का देश है, अपॉर्चुनिटी का देश है। तो आपके पास में 24 घंटे है ना, 8 घंटे काम करने में 4-5 घंटे हैं, आप कोई भी हॉबी डेवलप कर लीजिए। और आपने देखा होगा, मतलब सोशल मीडिया पे लोगों ने दादी जी का अचार और अम्मा जी की साड़ी, हाँ। और ये सब, और 2 फायदे हो रहे हैं। सिलाई बुनाई, हाँ। और इससे कितना, और बहुत ओल्ड एज में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उतना तो कोई, मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया ना कि दुनिया तक अपनी बात कह दो, दुनिया तक अपना टैलेंट दिखा दो। ठीक बात। तो टैलेंट आपके अंदर है तो क्विक मनी बड़ा आसान काम है, इनकम।
टैलेंट दिखाइए, अब आप टैलेंट दिखाने की बारी आपकी है। मैं तो दो ही बात करता हूँ, स्किल एंड स्केल। आपने ये फार्मूला अगर समझ लिया ना जी, हाँ। कि स्केल पे कैसे काम करना है, स्किल को कैसे डेवलप करना है, अपनी स्किल को स्केल में कैसे बदलना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात है, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आप तो बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो देखते रहते होंगे, और कोई कॉमन मिस्टेक उसमें दिखाई देती है क्या कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते ही चले जा रहे हैं, चाहे कितना सिखा दो, पढ़ा दो, समझा दो, स्कैम सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर एक क्या कोई कॉमन मिस्टेक ऐसी है जो मोस्टली पोर्टफोलियो में दिखाई देती है? आपने एक कहावत सुनी है, लालच बुरी बला है। हाँ। ये जो लालच है ना, यही सारा खेल बिगाड़ देती है। हाँ। वहाँ सुन लिया, उस शो में देख लिया, उसकी रिटर्न्स इतनी आ गई हैं, लोग अपना, सबसे बड़ी समस्या है कि लोग पोर्टफोलियो पे जो प्लान तो करते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी न्यूज आती है ना, वो सब खराब कर देते हैं। नहीं नहीं, अब तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब इसमें बहुत वो पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करना, एक क्विक मनी के चक्कर में पड़ना, लालच करना, और पेशेंस ना होना। अगर आप इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें, पेशेंस रखें, लालच ना करें, और अपनी थोड़ी सी स्टडी जरूर करें। मैं तो हर आदमी से कहता हूँ, देखिए हर चीज़ अवेलेबल है, आप अब तो हर चीज़ अवेलेबल है ना, आप खुद भी पढ़िए, थोड़ा सा खुद भी समझिए, अपना दिमाग लगाइए, दिमाग की घंटी जलाइए तो आप 10, 11, 12% की रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। और 12% की रिटर्न बुरी नहीं होती है जी, 6 साल में डबल हो जाती है। ठीक बात। 6 साल में। और आपने वो प्लान समय बताई दी है 12% रिटर्न वाले, तो 6 साल में पैसा डबल करने की बात सर ने बता दिया। बताओ और क्या चाहिए आप लोगों को। अब मुझे आप ये बताएं कि 2025 ख़त्म हो रहा है, 2026 की शुरुआत है, हम पैसा बनाते रहते हैं, पैसा बचाते रहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम में से कोई भी बैठ करके रिव्यू करता है कि क्या वो सही दिशा में है। आत्म मंथन करने की जो बात कही गई है, गीता में जो सिखाया गया, वो मुझे लगता है हमें से कोई नहीं करता है। तो क्या साल के आखिर में, 2025 के अंत में, या 2026 की शुरुआत में कोई ऐसा रिव्यू है अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, सेविंग से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, जो हमें करना है? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना चाहिए। एक देखिए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखो इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, उनको बताना, समझाना, ये भी तो एक बड़ा सोशल सर्विस भी है ना साथ में। इतने एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना, खुश हो गई मैं। हाँ। नहीं, ये बड़ा अच्छा काम है। और ये देखिए, लर्निंग और एजुकेशन, सवाल ये है कि अगर आप किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, वो ग्रहण किस रूप में कर रहा है उसको, आप उसको बता सकते हैं, ग्रहण करना उसी के है। हाँ। तो आपको हमेशा करेक्शन स्टेज करेक्ट करते रहना चाहिए अपने आप को। अपने अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि मैंने इस साल में जो प्लान किया था 1 जनवरी को, क्या मेरे पास वही रिटर्न्स आई है, या मेरा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। और आपको जल्दबाजी में नी जर्क रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, नी जर्क रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं। आपको कैसे डाइवर्ट करना है, आप ये तो कर सकते हैं कि आपने एक जगह 4 अंडे रखे थे, एक जगह 2 रखे थे, एक जगह 1 रखा था। अब ये नहीं कि आप तो चारों अंडे उठा लेने हैं वहाँ से, आप वहाँ 3 कर दो, 1 की जगह 2 कर दो। रिटर्न्स 6 से 15 के बीच में ही घूमनी है। अब आपको कितना 6 की रिटर्न चाहिए और कितना 15 की चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप इसको 1, 2, 3 के फार्मूले में डाल दीजिए। 1, 2, 3, 1, 2 का 4 नहीं करना है, 1, 2 का 3 करना है। 1, 2, 3 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जब आप यंग एज में हैं, हाँ, तो आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये 12-15% वाले में आप डालिए। जब आप 50 क्रॉस कर रहे हैं तो रिवर्स कर दीजिए। आपको डेट इक्विटी का जो भी, जैसे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का जो मैंने आपको बताया, हाँ, कि एक स्टेज है 50-50 की। जब आप इस मिडिल एज ग्रुप में होते हैं तो आपको 50-50 करना चाहिए कि 50 में को सिक्योर्ड, चाहे डेट है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, चाहे, और 50 में रिस्क टेकिंग में म्यूचुअल फंड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, वहाँ पे आप रख लीजिए। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जब एक अर्ली एज है वहाँ पे रिस्क टेकिंग में 60-40 कर सकते हैं कि 60 वहाँ करिए, 40 यहाँ पे किए। तो 1, 2, 3 का फार्मूला है। आप इसको अगर मान लेंगे, एक बैलेंसिंग जरूर है जहाँ पे बिल्कुल सेफेस्ट है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, बिल्कुल सेफ है। आप RBI डायरेक्ट में आप पैसा लगा दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स आए हुए हैं, रिटर्न देके जाते हैं आपको, 8-9% की रिटर्न आपको देके जाते हैं।
तो एक के पीछे ना भागिए, अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाइए। और सबसे बड़ी बात, आपको रिटर्न्स कब कब चाहिए, आप प्लान कर सकते हो ना, मेरी बिटिया की शादी होगी, या वो हायर एजुकेशन में जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा, तो ये सब आपको बिफोर 60 तो करना है ना। बिल्कुल। तो लास्ट के जो 5-6 साल है, यानी 55 to 60, उसमें ये सारे काम होने हैं आपके। तो उस टाइम में आपको एक बार पैसा चाहिए, पर इतना भी ना निकाल लो कि 60 बाद कुछ ना बचे। हाँ, ठीक बात। तो आपकी प्लानिंग पहले 20 साल की जो होनी चाहिए, वो 50 से 60 के बीच की ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे कब कितना पैसा वापसी चाहिए। उसी मैच्योरिटी प्लान से आप पैसा लीजिए। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को तो मैंने ये भी प्लानिंग करते हुए देखा है कि बेटा हो गया है, बेटे पे ही सारा इन्वेस्ट कर दो, और फिर वो प्लानिंग हमारी है 60 के बाद वो हमें देखेगा। ये उनकी अलग तरह की प्लानिंग रहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करना। अपना पोर्टफोलियो खुद आपको मैनेज करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम रेगुलर नहीं होती है। वो खुद भी नहीं जानते हैं कि कब 3 महीने पैसा नहीं आएगा और कब 3 महीने 4 महीने बहुत अच्छा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो क्या उनकी प्लानिंग किसी दूसरे ढंग से होती है? क्या उनकी सेविंग, उनकी टैक्सेशन की प्लानिंग क्या अलग होनी चाहिए? बिल्कुल अलग होनी चाहिए। उसका कारण बताता हूँ। बिजनेस जहाँ सीजनल नेचर का या इरेगुलर है, वहाँ पे अगर आपने कंटिन्यूस उसमें से निकालना शुरू कर दिया पैसा, तो वर्किंग कैपिटल का आपको स्क्वीज आ जाएगा। और मैंने देखा है कि जो मिड साइज बिजनेस है, जिसको हम MSMEs कहते हैं, वो बहुत सारे लोग इसलिए ख़राब हो गए कि उन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल को अपने इन्वेस्टमेंट में या अपनी प्रॉपर्टीज़ में डाल दिया और बिजनेस से पैसा आपने निकाल लिया सारा। और वर्किंग कैपिटल साइकिल जब ख़राब होता है तो फिर बिजनेस ख़राब हो गया। जब बिजनेस ख़राब होता है तो आपके पोर्टफोलियो भी ख़राब हो जाएंगे। तो आपको बिजनेस को पहले इंटैक्ट करना है। पहले आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल बिजनेस में देखिए। और जो लीन पीरियड आने वाला है, आपको पता है कि 3 महीने 4 महीने मेरा लीन पीरियड है, इसमें मेरा पैसा नहीं आता है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बिजनेस में भी चाहिए। हम आदमी के लिए तो कहते ही हैं, इंडिविजुअल के तो कहते हैं कि इमरजेंसी फंड रखिए, पर बिजनेस के लिए जो इमरजेंसी फंड होता है वो लोग भूल जाते हैं रखना। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि ये 3 महीने, और बिजनेस में इमरजेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता। अच्छा चलता हुआ बिजनेस में कोई आपकी कोई पार्टी फेल हो गई या उसने पेमेंट नहीं की, हाँ। या उसके ऑर्डर कैंसिल हो गए, तो आपको इमरजेंसी आ जाती है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल था ना वर्किंग कैपिटल का, जिसको हम कहते हैं 1.25 का रेशियो होना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को इंटैक्ट रखिए, ताकि वो बिजनेस के ग्रीसिंग की तरह होता है, बिजनेस का ऑयल है वो। अगर वो निकाल लिया आपने पोर्टफोलियो के लिए, तो वहाँ तो रिटर्न आपकी 6% आ रही है, पर बिजनेस में रिटर्न तो आपकी 20, 25, 30% की होती है। वैसे तो आप पैसा कमा रहे हो। तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। ये बहुत काम की बात आपने बताई। मैं व्यूअर्स को भी कहूँगी कि मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इमरजेंसी फंड क्या आपने बिजनेस के लिए भी आपने क्या निकाल के रखा हुआ है, और ये बिजनेस का इमरजेंसी फंड सर अलग रखना है, और वैसे पर्सनल वाला आपका जो इमरजेंसी फंड है वो अलग रखना है। बिल्कुल अलग रखना है जी। तो मतलब बिजनेस वाला 2 इमरजेंसी फंड रखेगा। बिजनेस तो बिजनेस है ना। आप बिजनेस की साइकिल को कैसे खराब कर सकते हैं? लोग करते हैं। हाँ। मैंने देखा है पिछले 35 सालों की प्रैक्टिस में, लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। मेरे डिस्कशन में भी ये पॉइंट पहली बार आया है कि बिजनेस का भी इमरजेंसी फंड रखना है। बिल्कुल रखना है जी। लोग बड़े बड़े बंगले खरीद लेते हैं, बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, बिजनेस खराब हो जाता है उनका। ये कितना % होना चाहिए? जैसे हम जो पर्सनल वाला इमरजेंसी फंड सुनते हैं, वो मोस्टली सुनते हैं अपनी सैलरी का 6 महीने जितना आपके पास होना चाहिए। 2 लाख अगर मेरी सैलरी है तो मेरे पास 12 लाख होना चाहिए। बिजनेस का ये कितना %? 3 महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल आपके पास होना चाहिए। थंब रूल है। 3 महीने का जो वर्किंग कैपिटल है आपका, वो आपके पास में इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए। बैंक भी तो ऐसी फंडिंग कर रहा है। 3 महीने का आपको वर्किंग कैपिटल फंडिंग, 3 महीने का आपसे मार्जिन मनी ले रहा है ना वो। आप मार्जिन मनी खत्म कर देंगे अपने, तो इमरजेंसी फंड खत्म। तो खत्म, तो बिजनेस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा आपका। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि जितने मिलेनियल मैंने देखे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत लेट स्टार्ट किया। मैं नहीं जानती, मुझे मेरे व्यूवर्स कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें समझ देर में आया, उन्हें म्यूचुअल फंड थोड़ा लेट समझ आया, या हमने 90s में इतने स्कैम देख लिए थे कि उससे दहशत मन में बैठ गई। तो वो मिलेनियल जिन्होंने ऑलरेडी डिले कर दिया है, जैसे जेनजी, आजकल के बच्चे तो 25-26 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, भले 1000 रुपये का करें। मिलेनियल्स ने बहुत लेट शुरू किया, तो क्या उनके लिए वाकई बहुत लेट हो गया है? अब क्या वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं है, या वो बहुत पिछड़ चुके हैं क्या? नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ। तो जब भी जर्नी शुरू कर दो, हाँ। ये तो अगर आप
आपने लेट कर भी दिया ना, हाँ। कोई बात नहीं। मान लीजिए आप 35 साल की एज में कर रहे हैं, हाँ। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि आपको अपनी रिटर्न्स ऐसे प्लान करनी है कि मेरे को किस स्टेज में कितना पैसा चाहिए वापसी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो मतलब उनको क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, तभी तो आपका कॉर्पस बनेगा ना। भाई आपके पास में, आप देखिए, अगर आप 60 की एज के बाद रिटायर होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे को कम से कम भी इनकम 1 लाख रुपए की आए, तो आपका कॉर्पस 2 करोड़ तो होना ही चाहिए। 6% की फिक्स रिटर्न मांग के चलता हूँ मैं, अभी इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा या इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको 2 करोड़ का कॉर्पस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक। अगर 2 करोड़ का कॉर्पस होगा तो 1 लाख रुपये महीने की आपको रिटर्न आनी है, एनुटी प्लान से आए या मैच्योरिटी से आए, कैसे भी आए। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो प्लान करना है कि मेरे पास अगर 20 साल का टाइम है और मुझे 2 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचना है। और बीच में जो खाई है, मैंने बताया ना, बच्चों की शादियां, हायर एजुकेशन, वो आउटफ्लो है ना आपका, एक साथ बड़ा आउटफ्लो होता है उसमें। हाँ। तो वो भी आपको प्लान करना है। तो इस हिसाब से आपको चाहे हो सकता है कि कुछ खर्चे अपने कम करने पड़े। समस्या क्या है, मिलेनियल जो हमारे बच्चे हैं ना, हाँ। वो अपने खर्चे कम नहीं करना चाहते। वो पहले चाहते हैं कि पहले खर्चा कर ले, बाहर घूम आए। जो अभी आपने शुरू में एग्जांपल दिया था कि लोग इस बात के लिए लोन ले रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करना है फॉरेन। हाँ। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा ना कि मेरे को क्या वो इतना ज़रूरी है कि मैं उसके लिए लोन लूँ। अननेसेसरी खर्चे के लिए डेट लेना, मतलब डेट इन्वेस्टमेंट के लिए लो तो समझ में आता है, लेकिन आप एक्सपेंडिचर फंडिंग के लिए डेट ले रहे हैं, वो तो समझ में नहीं आता किसी के भी। उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि आपकी बातें लोगों को समझ में भी आए। मतलब ऐसा नहीं कि बस हमने बात कर ली और वो लोगों ने सुन लिया और वो जो है ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो ना हो। क्योंकि मैं तो सर यही देख रही हूँ कि लड़कियाँ शॉपिंग क्रेडिट कार्ड पे कर रही हैं, घूमने हम क्रेडिट कार्ड पे जा रहे हैं, बाकी हमारे जितने भी सामान है, क्योंकि हमें वो बता दिया गया है ना, ये तो 0% इंटरेस्ट वाला है। इसमें आपको आप आईफोन खरीदते हो, आप 12 महीने तक EMI देते रहो, ये भी 0% इंटरेस्ट वाला है। तो ये जब से शुरू हुआ है तब से मैंने तो यही देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप जो बात बता रहे हैं वो लोग समझे भी और एक्ट भी वैसे करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। शालिनी, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर आपने 0% इंटरेस्ट पे भी ले लिया तो अगले 11 महीने की अपनी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर लिया, तो आप ऐसा कौन सा जरूरी खर्चा जिसको कम करेंगे? या तो आप सेविंग करना बंद कर देंगे। हाँ। तो आप ये भी तो समझिए ना कि क्या मेरे पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम थी कि मैं ये EMI भरने के बाद में अपनी सेविंग्स को इंटैक्ट कर सकता हूँ। इनकम तो आपकी बढ़ी नहीं। राइट। तो और अगर भगवान ना करे किसी कारण से कोई इमरजेंसी आ गई और आप वो EMI नहीं भर पाए, तो उनका जो ब्याज है ना, वो फिर आपकी खाल उतार देता है, चमड़ी उतार देता है। और फिर वही आपका ट्रैप में फंसते हैं। उसको रीपे करने के लिए फिर आप क्विक लोन लेते हैं, फिर उसको रीपे करने के लिए फिर लोन लेते हैं और फिर अपने पोर्टफोलियो को भी उसमें ही डाल देते हैं। तो जो सेविंग्स आपने की भी थी ना बड़ी हिम्मत करके, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको, जो अभी आपने एक सवाल पूछा था कि आपको ईयर एंड में जाके आपको कैसे प्लान करना है, तो आपको बताना है कि मेरी ये इनकम ये है, प्रोबेबल पता ही होता है मेरी इनकम है, ऊपर कोई आ जाए तो इन्वेस्टमेंट कर देना। फिर मेरा ब्रेड एंड बटर का खर्चा कितना है, उसके बाद मेरी डिस्पोजेबल इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर लग्जरी कितनी बची, तो उसका 50-50 कर लो। अब सर जाते जाते एक सवाल का आप मुझे जवाब दें कि अगर मेरा कोई व्यूअर जिसकी सैलरी 40,000 है, 50,000 है और हर साल इंक्रीमेंट के साथ ही उसकी सैलरी 8% तक बढ़ रही है, जो मुझे लगता है बड़ी अच्छी सिचुएशन है, वरना कई बार तो है ना 4-5% पे भी अटक जाती है। पर 8% से अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है तो क्या रिटायरमेंट तक मैं रिच हो जाऊंगी? बिल्कुल हो जाएंगे जी। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। हाँ। कि अगर आपकी 8-9% की ग्रोथ है, इसका मतलब कि अगले 8 सालों में आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। हाँ। ठीक है ना, 9 साल में डबल हो जाएगी आपकी सैलरी। अब 40,000 रुपये में अपना खर्चा तो आप कर रहे हैं ना, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत तो सेव करेंगे ना। क्योंकि अगर आपके, जो आपका एग्जाम्पल था ना कि आपकी खर्चे कमाई से ज़्यादा, तो उसका तो भगवान ही मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। आपको अपनी जो इनकम है उससे आपको कुछ तो बचाना ही है उसमें से। तो जो आपका इनकम इंक्रीज होके आ रही है वो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर लग्जरी। तो अगर आप 50% भी उसका सेव कर लेते हैं आने वाले टाइम में, तो रिटायरमेंट तक आप 2-2.5-3 करोड़ का कॉर्पस आपके पास होगा। और शानदार, मुझे लगता है ये मेरा व्यूवर सुनना भी चाहता है कि रिटायरमेंट तक 2.5-3 करोड़ उसके पास होगा। हाँ।
और ये जैसे जैसे समय बदलेगा आई गेस हम और 5 साल बाद बैठ के बात करेंगे तो हम 2.5-3 करोड़ को बढ़ा के 4 करोड़ भी कर सकते हैं, 5 कर दो, तो समय के हिसाब से है कि उस समय कितनी मार्केट में कितनी सैलरी बढ़ रही है, इंडिया का कितना विकास हुआ है। नहीं शालिनी, मुझे क्या लगता है कि जो पैरामीटर्स हमने जो बात किया था, जो पैरामीटर्स हमारी इकोनॉमी के वो इतने स्ट्रांग है कि मुझे अगले 10 साल तक कोई डाउट नहीं है कि हम 8% से कम ग्रो करेंगे। पहले सरकार बदल गई तब भी, सरकार ना बदले तो अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ सरकार कोई भी आए, हम ये को मान के चलते हैं कि जो नया आएगा वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, हम कहते हैं वो भी कॉम्पिटेंट होगा, अच्छा होगा, उससे ज़्यादा बेटर कर सकता है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स हमारे बहुत स्ट्रांग हैं। और जैसे यूरोप में हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए में डेवलपमेंट हुई थी, या 73 के बाद में पूरा गल्फ डेवलप हो गया था। तो मुझे लगता है कि अगले 20 साल में सैलरीज बढ़नी ही बढ़नी है, कम नहीं होनी है। हाँ। और आप एडिशनल आप लर्न कीजिए, टैलेंट डेवलप कीजिए, आपके पास इनकम के बहुत साधन होंगे। मैं आई विश मेरे व्यूअर्स की भी सैलरी बढ़े इसी तरह से, जो बात आपने कही, आपके मुंह में घी शक्कर, आने वाले समय में ऐसे ही हो, सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपके इन्वेस्टमेंट जो प्लान आपने बताया है उसको लोग फॉलो करें। और आपने जो हमें इतना टाइम दिया सर, लोगों को बताया, समझाया, मेरे ज्ञान चक्षु आपने खोले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।